बड़ी खबर का रुख करेंगे लखनऊ से। मिल रही है यूपी पीसीएस प्री परीक्षा 2024 आज सकुशल परीक्षा के लिए सभी सेंटर्स पर सख्त इंतजाम। 2 पालियों में होगी यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स परीक्षा। लखनऊ में 64 परीक्षा केंद्रों पर होगा आयोजन। कुल 28,513 परीक्षार्थी होंगे परीक्षा में शामिल। परीक्षा केंद्रों को 5 जोन में बांटा गया। सभी केंद्रों पर 64 उप निरीक्षक 256 कांस्टेबल होंगे तैनात। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 पालियों में यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स परीक्षा होने जा रही है और लखनऊ में 64 परीक्षा केंद्रों पर होगा आयोजन। और ब्यूरो चीफ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की आज ये परीक्षा भी है और क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए विशाल, 220 पदों के लिए पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा आज है। इसके लिए प्रयागराज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पहले ही जो है शेड्यूल जारी कर रखा था। वर्ष 2024 की पीसीएस आरंभिक परीक्षा आज जो है 2 पालियों में कराई जाएगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में कुल 1331 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रथम पाली में परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक होगी, जबकि दूसरी पाली की परीक्षा का समय दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे के बीच है। 220 पदों की भर्ती के लिए आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले करीब 5,761 लोग परीक्षार्थी जो हैं वो पंजीकृत हैं। आयोग ने नकलविहीन और निष्पक्ष परीक्षा को संपन्न कराने के लिए कई बड़े मानक निर्धारित किए हैं। हर परीक्षार्थी सीसीटीवी की निगरानी में रहेगा। साथ ही केंद्र व्यवस्थापकों एवं कक्ष निरीक्षकों को भी जवाबदेही उनकी जो है इस पूरे परीक्षा के दौरान तय की गई है। परीक्षा शुरू होने से पहले करीब 1.5 घंटा पहले परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा और परीक्षा शुरू होने के 45 मिनट पूर्व केंद्र का गेट बंद कर दिया जाएगा। ऐसे में आयोग ने परीक्षार्थियों को निर्धारित समय से पहले केंद्र पर पहुंचने की सलाह दी है। चेहरा ढककर कोई भी परीक्षार्थी केंद्र में प्रवेश नहीं कर पाएगा। परीक्षार्थियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति भी दर्ज की जाएगी। इसके अलावा सिविल पुलिस और एसटीएफ निरंतर कॉम्बिंग करते रहेंगे। जो मंडल और जोन स्तर पर नियुक्त किए गए हैं वह नकल विहीन परीक्षा और किसी भी तरह से पेपर लीक ना हो, इस तरह की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करते हैं। ऐसे टीम को लगाया गया है। तो प्रदीप, ऐसे में बच्चों में किस तरह का उत्साह है और सेंटर्स पर बच्चे आसानी से पहुंच सके, क्योंकि देखा जा रहा है ठंड का भी माहौल है, कोहरा अक्सर आ जाता है, तो ऐसे में व्यवस्थाएं किस तरह से की गई हैं प्रशासन की ओर से? देखिए, अगर व्यवस्थाओं की बात करें विशाल, तो निश्चित रूप से एक बड़ा नंबर है और उन लोगों के लिए जो अन्य दूसरे शहर में जा रहे हैं, दूसरे जिलों में जा रहे हैं, उनके लिए बसों पे संचालन फ्री किया गया है। उत्साह का जो आलम है वो यह है कि 2025 जाते जाते एक बड़ी वैकेंसी उत्तर प्रदेश को देके जा रहा है, जहाँ पर इतने ज्यादा अभ्यर्थी जो है एक साथ परीक्षा देने जा रहे हैं। 1331 परीक्षा केंद्र बहुत बड़ा परीक्षा केंद्र, मतलब बहुत बड़ा एक नंबर माना जाएगा। तो व्यवस्थाएं पूरी तरह सुचारू ढंग से संचालित की जा रही हैं और जहां जहां परीक्षाएं होनी है उन सेंटरों को पहले 24 घंटे पहले से सील कर दिया गया है, ताकि वहां पर किसी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश ना हो सके और ना ही कोई वहां से बाहर जा सके। जो भी सर्वेयर ऑब्जर्वर हैं उनको जो है पहले ही हिदायत दे दी गई है, समय से पहले वो भी पहुंचेंगे और उनकी भी कड़ी तलाशी उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ के लोग करेंगे। फिर उसके बाद वह परीक्षा केंद्र में प्रवेश लेंगे। जी बिल्कुल प्रदीप, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर प्रयागराज से है। प्रयागराज महाकुंभ में उत्तराखंड का होगा पवेलियन। मेला प्राधिकरण ने निःशुल्क भूमि की आवंटित। सीएम धामी ने योगी आदित्यनाथ का जताया आभार। इस भूमि पर सजाया जाएगा उत्तराखंड का पंडाल। श्रद्धालुओं को उत्तराखंड की संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। स्नान के लिए छोड़ा जाएगा उत्तराखंड से पर्याप्त जल। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इस भूमि पर उत्तराखंड का पंडाल सजाया जाएगा ताकि आकर्षित कर सके और श्रद्धालुओं को उत्तराखंड की संस्कृति की झलक भी इस पंडाल में देखने को मिलेगी। स्नान के लिए अतिरिक्त पानी भी छोड़ा जाएगा उत्तराखंड से।
प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियां तेज हो चली हैं। मेला प्राधिकरण ने निःशुल्क भूमि आवंटित की है उत्तराखंड सरकार के लिए। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस तरह की ये पहल भी है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या उनका बयान सामने आया है? हाँ देखिए विशाल, प्रयागराज में 2025 में जो है कुंभ की शुरुआत होनी है, महाकुंभ होना है और महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू होगा। और ऐसे में जो है वहाँ उत्तराखंड के पंडाल के लिए पवेलियन दिया गया है और वहाँ जो है एक पंडाल लगाया जाएगा। उसके लिए जो है एक ज़मीन भी जो है मेला प्राधिकरण के द्वारा उपलब्ध करा दी गई है। और ये जो ज़मीन है वो सेक्टर 7 कैलाशपुरी जो पूर्वी नहर है प्रयागराज की, उसके पास जो है करीब 4,000 वर्ग फीट जो ज़मीन है वो दी गई है। और उसमें जो है उत्तराखंड का पंडाल जो है गवर्नमेंट की ओर से लगाया जाएगा और उसमें तमाम जो उत्तराखंड की संस्कृति है उसकी झलक देखने को मिलेगी और आने वाले श्रद्धालु वहाँ पर देख पाएंगे कि उत्तराखंड आखिरकार कैसा है। इस तरह से वहाँ झलक उसको सजाया जाएगा पंडाल को कि वहाँ पूरे उत्तराखंड के दर्शन जो है वो कर पाएंगे। जिस तरह से वहाँ 4 धाम की यात्रा की बात होती है तो 4 धाम यात्रा के जुड़े जो पवित्र धाम है उनकी झलक वहाँ देखने को मिलेगी। अन्य जो संस्कृति है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो उनकी झलक वहाँ जो है लगाई जाएगी ताकि जो है आने वाले श्रद्धालु वहाँ पर देख सके। और उसके लिए जो है सीएम धामी ने जो है योगी आदित्यनाथ का आभार जताया है कि उन्होंने, क्योंकि पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से जो है आग्रह किया गया था कि वहाँ पर जो है उत्तराखंड के लिए जो है एक पवेलियन दिया जाए जिसमें वो पंडाल लगा सके और वहाँ पर जो है उसमें जो है इस तरह की झलक जो है वो लगाई जाए ताकि जो है आने वाले श्रद्धालुओं को मिल सके। और इसके लिए जो मेला प्राधिकरण ने जमीन उपलब्ध कराई है तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद भी किया है। और साथ ही जो है अब उसमें एक बयान भी जारी किया है कि कहा है कि जिस तरह से गंगा और यमुना का पवित्र उद्गम क्षेत्र उत्तराखंड माना जाता है और यहाँ से जो है इसका संगम जो है प्रयागराज में देखने को मिलता है और वहाँ पे महाकुंभ होने जा रहा है, तो ऐसे में पानी की किसी भी समस्या को देखते हुए पानी भरपूर छोड़ा जाएगा। और साथ ही साथ जो परिवहन है, परिवहन में भी उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश के इस महाकुंभ में साथ देता नजर आएगा। जी योगेश, जब उत्तराखंड हरिद्वार में महाकुंभ हुआ था उस समय कोविड का समय था। अब कहा जा सकता है कि कोविड के बाद ये सबसे बड़ा मेला लगने जा रहा है महाकुंभ का प्रयागराज में, तो किस तरह का उत्साह भी नजर आ रहा है क्योंकि उत्तराखंड से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर जो है विशाल, क्योंकि उस समय कोरोना काल था तो उस समय इतना बड़ा आयोजन नहीं हो पाया था और आयोजन को पर रोक थी। तो इस बार जो है जब इतने लंबे समय, देखिए 12 साल बाद महाकुंभ का आयोजन होता है और बीच में जब आयोजन हरिद्वार में हुआ था तो वह है कोई इतना बड़ा आयोजन नहीं था क्योंकि जो है कोरोना काल का समय था। तो उस वक्त जो श्रद्धालु थे वो निराशा जनक रहे थे कि उनका हाथ निराशा लगी थी, लेकिन इस बार बड़े उत्साह के साथ वो प्रयागराज पहुंच सकते हैं और ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार जो रिकॉर्ड पिछले हैं वो सभी टूट सकते हैं। तो उसको लेकर के प्रयागराज की जो प्रशासन है, मेला प्राधिकरण है, उनकी ओर से पूरी तैयारियां की जा रही है। इसलिए जो है उत्तराखंड की सरकार ने भी ये कहा है कि चाहे परिवहन की बात हो, चाहे पानी की बात हो या अन्य व्यवस्थाओं की बात हो, उसमें जो है प्रशासन की उत्तर प्रदेश के प्रशासन का, प्रयागराज के मेला प्राधिकरण का, सभी का सहयोग जो है उत्तराखंड सरकार भी करती नजर आएगी। जी विशाल, तो ऐसे में क्या माना जाए, कितनी बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीदें भी रहेंगी और उत्तराखंड सरकार का कितना सपोर्ट मिलेगा इस पूरे अभियान में? देखिए निश्चित तौर पर जो है उम्मीद यही है कि इस बार जो है सभी रिकॉर्ड टूट जाएंगे। पिछले जो भी कुंभ रहे हैं उन कुंभ के जो है रिकॉर्ड टूट जाएंगे, क्योंकि कोरोना काल का समय रहा था, उस समय जो कुंभ नहीं हुआ तो वो लोग जो है इस बार जरूर कोशिश करेंगे कि प्रयागराज के इस महाकुंभ में हिस्सा लें। और इस तरह से श्रद्धालु भारी संख्या में आते हैं, साधु संत वहाँ पहुँचते हैं, तो ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस बार जो है भव्य आयोजन होगा। और इस मेला प्राधिकरण जिस उम्मीद को जता रहा है वो उम्मीद भी शायद हो सकता है कि श्रद्धालुओं की भीड़ से टूट जाए। और साथ ही साथ जो है उत्तराखंड सरकार ने जिस तरह से कहा है कि चाहे परिवहन की बात हो, चाहे पानी छोड़ने की बात हो या अन्य व्यवस्थाओं की बात हो, वह उनका सहयोग करेगा। और पंडाल में जिस तरह की झलक लगाने की बात उत्तराखंड सरकार ने की है तो निश्चित तौर पर जो उत्तराखंड देवभूमि है उसकी जो झलक है वो वहां पर पंडाल में श्रद्धालुओं को देखने को मिलेगी। बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे सीएम योगी का गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन। गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार, फरियादियों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए निस्तारण के निर्देश। ज्यादातर मामले शिक्षा, राजस्व और स्वास्थ्य से जुड़े थे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये जनता दरबार लगाया है और फरियादियों की इस दौरान समस्याएं भी सुनी हैं और अधिकारियों को निस्तारण के आदेश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान दिए हैं।
ज्यादातर मामले शिक्षा स्वास्थ्य से जुड़े ही पहुंचे हैं। और सीएम योगी का गोरखपुर का दूसरा दिन का दौरा है, जहां पर गोरखनाथ मंदिर में लगाया गया है जनता दरबार। फरियादियों की समस्याएं भी इस दौरान सुनी हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बाराबंकी में सपा के सदर विधायक सुरेश यादव ने विवादित बयान देकर बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी सरकार को हिंदू आतंकवादी संगठन करार दिया है। ये बयान उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान के खिलाफ गन्ना दफ्तर में आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार नहीं बल्कि हिंदू आतंकवादी संगठन है जो देश को बर्बाद करना चाहता है। सपा इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। सपा विधायक के इस बयान के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। कैसे बदला जाए, क्योंकि जब अभी ये कौन सा कानून है, ये बाबा की सरकार है, लेकिन समाजवादियों का पूरा कुनबा इकट्ठा है। बाराबंकी समाजवादियों की धरती है। इस प्रकार से दुष्चक्र नहीं चलेगा, इस प्रकार प्रताड़ना नहीं चलेगी। हमारे तमाम कार्यकर्ताओं को सताने का, ख्वाब छोड़ने का काम करे प्रदेश प्रशासन बाराबंकी का, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ। हमने कहा था, अधिकारियों ने हमसे फोन किया था, हमने कहा था बड़ी शालीनता से हम लोग प्रदर्शन करने का काम, ज्ञापन देने का काम करेंगे, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं को रास्ते में छेड़ने का काम करोगे तो मैं खुले मन से कह रहा हूँ कि आग लगाने का काम मैं कर दूंगा प्रशासन के पीछे। कर रहा हूं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान, जिसमें हम तमाम दलित पिछड़े गए सभी को सम्मान मिला, सभी की तरक्की हुई, लेकिन एक अदने से तड़ीपार ने, जो वास्तव में तड़ीपार था, उसने बाबा साहब के बारे में कितना अपशब्द कहने का कहा। मैं इस मंच के माध्यम से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेश पर आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं, प्रशासन से भी और देश की महामहिम राष्ट्रपति जी से भी, कि देश के गृह मंत्री को माफी मांगनी चाहिए, तभी हम लोग ये आंदोलन खत्म करेंगे और हम लोग इस आंदोलन को बहुत दिनों को बृहत स्तर पर चलाने का काम करेंगे। मैं पूरी समाजवादी पार्टी आज उत्तर प्रदेश में इस आंदोलन को करने का काम कर रही है। पुनः मैं तमाम कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, अगर आपको नाजायज तरीके से प्रशासन सताने का काम करे तो आप सबसे पहले मुझे फोन कर लेना, मैं भी आपके साथ जेल जाने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहूंगा। पार्टी जब से सत्ता में आई है, निरंतर किसान गरीब नौजवान का अपमान कर रही है। हद तो तब पार हो गई जब भारत के संविधान के रचयिता और जिसने देश में सबसे बड़ा परिवर्तन काम किया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का भी अपमान करने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अखिलेश यादव जी के नेतृत्व से लड़ाई के लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ये अपमान समाजवादी पार्टी के। बदायूं में सिविल लाइन थाने में बीजेपी विधायक हरीश साक्या समेत 16 लोगों के खिलाफ गैंगरेप और धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने ये मामला दर्ज किया है। एमपी एमएलए कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लीलू चौधरी ने 11 दिसंबर को एक ग्रामीण की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के बाद ये आदेश जारी किया है। शिकायत में यह आरोप लगाया गया था कि बीजेपी विधायक हरीश साक्या के नेतृत्व वाला एक गिरोह उसे और उसके परिवार के सदस्यों को दबाव और धमकियों के जरिए जबरन वसूली कर रहा है। और संवाददाता रिंकू भारद्वाज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रिंकू, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से अब ये मामला दर्ज किया गया है और अब कितनी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं विधायक और उनके साथियों की? देखिए विशाल, बता दूं, जिस प्रकार से बिलसी विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं हरीश साक्या और उनके भाई समेत 16 लोगों पर जिस प्रकार से ये अपहरण, धमकाने, धोखाधड़ी, कूट रचना समेत सामूहिक दुष्कर्म समेत विभिन्न गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद बीजेपी विधायक की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। और वहीं मैं आपको बता दूं, ये बिलसी विधानसभा एक हॉट सीट के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर पिछले पहले मायावती जी ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा, उसके बाद योगेंद्र सागर यहाँ के विधायक रहे, वो भी आज आजीवन कारावास में जेल में बंद है दुष्कर्म के मामले में।
तो ऐसे में परिजन क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं, परिजनों का क्या कहना है, आपकी बातचीत हुई हो? परिजनों से बात की गई तो बताया कि 17 सितंबर 2024 को फैसला करने के लिए विधायक के गुर्गों ने उन्हें बुलाया था और वहां पर उनके साथ मारपीट कर उनकी पत्नी के साथ दुष्कर्म किया गया था, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। फिर इन पीड़ित परिवार ने कोर्ट की शरण ली और कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। और बता दूं मैं इस पूरे मामले में 11 दिसंबर को कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया कि 10 दिन में रिपोर्ट कोर्ट को सौंपने का आदेश दिया था, लेकिन पुलिस ने जो आज आके मतलब कल शनिवार को इसमें मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए विवेचना शुरू कर दी है। बिल्कुल रिंकू, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। संत कबीर नगर कोतवाली क्षेत्र के चुरेब समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में प्रसूता की डिलीवरी के बाद मौत हो गई, जिसको लेकर परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने नेशनल हाईवे जाम कर जोरदार प्रदर्शन भी किया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे सीएमओ ने मामले की जांच कर कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया है। रामहिंद विश्वकर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि मेरी भाभी कमलावती पत्नी राम हिलावन, जो कि ग्राम भाटपार की रहने वाली हैं, जिनकी उम्र लगभग 31 वर्ष है, उनको प्रेगनेंसी के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चुरेब में भर्ती कराया गया। लगभग 12 बजे उनके द्वारा एक लड़की शिशु को जन्म दिया गया। उसके बाद उनकी तबीयत खराब होने लगी। लगभग 3 बजे जब उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई तो वहाँ के डॉक्टर और स्टाफ नर्स द्वारा उनको जिला चिकित्सालय खलीलाबाद के लिए रेफर कर दिया गया, किंतु रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। इस बात को लेके उनके परिवारीजन और गांव वालों द्वारा आक्रोश व्यक्त किया गया और काफ़ी लोग वहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर इकट्ठे हो गए। थाना कोतवाली पुलिस को सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष, सीओ सिटी, एसडीएम सदर और मैं स्वयं एडिशनल एसपी मौके पहुंचा और लोगों को समझा बुझा के वहां से हटा दिया गया। महिला की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए पर्चरी भेज दिया गया है। मौके पे शांति व्यवस्था। और संवाददाता मिथिलेश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मिथिलेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से कार्रवाई की बात अब पुलिस कहती हुई नजर आ रही है पूरे मामले में? देखिए विशाल, बता दें कि ये पूरा मामला जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चुरेब का है, जहां पर कल देर शाम को एक महिला को जो प्रसव पीड़ा होता है उसको उसी दौरान उसको जो है चुरेब अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। हालांकि वहां पे जो है डिलीवरी के दौरान जो है बताया ये जा रहा है कि महिला का जो है वो ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी, इस कारण जो है उसे काफी समस्या हो गई और इसके बाद आनंद फानन में जो है वहां के डॉक्टरों ने जो है जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया और जैसे ही रास्ते में जो है प्रसूता को ले जा रहे थे उसी दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद परिवार के लोगों और ग्रामीणों ने जमकर वहां पर हंगामा किया। नेशनल हाईवे को जो है जाम करते हुए शव को वहां पर रखकर जब कार्रवाई की मांग की जाती रही। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का ये कहना है कि वहां पर कार्रवाई जांच कराई जाएगी और जो इस मामले में दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह अस्पतालों में इस तरह की लापरवाही बरती जाती है, लगातार जो है परिजनों का कहना है कि उनकी डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से प्रसूता की मौत हुई है। तो जिस तरह अस्पताल में जिम्मेदारों की लापरवाही सामने आती रही है और लोगों की मौत होती रही है, तो ऐसे पे इन पर किस तरह की कार्रवाई होगा और इस तरह की घटनाओं पर विराम कब लग पाएगा, ये देखने वाली बात है। क्योंकि ये पहली घटना चुरेब में नहीं है, इससे पहले भी जो है प्रसूता की मौत हो चुकी थी। उस मामले में भी वहां पर जिम्मेदारों पर कार्रवाई हुई, लेकिन कोई कार्रवाई का खासा असर देखने को नहीं मिल रहा। यही वजह है जिससे लोगों की जो है आज दिन अस्पतालों में मौत होती है और जिम्मेदार जो है जिम्मेदारों पर जो है कार्रवाई की बात कह दी जाती है, लेकिन होता कुछ नहीं है। इसी वजह से लोगों को जो है मन बढ़े हुए हैं। जी बिल्कुल मिथिलेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 24/7। नमस्कार।